राघव की गरजती हुई आवाज ने पूरे हॉल के सन्नाटे को चीर दिया था। वो वेद प्रकाश शर्मा की तरफ पलटा, जिसके चेहरे पर गुस्से और अपमान की गहरी लकीरें साफ दिख रही थी। सामने खड़े वेद प्रकाश शर्मा एक पल के लिए कांप गए। उनके चेहरे पे शर्मिंदगी और बेबसी का ऐसा मंजर था कि जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आज उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। राघव बेटा, मुझे नहीं पता था वो कहाँ चली गई। वो हमसे बिना कुछ कहे ही। वेद प्रकाश शर्मा की आवाज बीच में ही अटक गई और शब्द उनके कांपते होठों पे दम तोड़ गए। पास खड़ी सावित्री जी लगातार अपने दुपट्टे का किनारा मरोड़ रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, लेकिन उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। बिना कुछ कहे अपनी शादी के दिन घर से भाग गई और ये सब आपकी आंखों के सामने होता रहा और आपको भनक तक नहीं लगी। राघव के लहजे में तंज और बारूद साफ महसूस हो रहा था। वो एक कदम और आगे बढ़ा, जैसे कुछ और कहने वाला हो, लेकिन उसकी माँ सुनीता सिंह ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोक दिया। बेटा, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। हमें पहले ये देखना होगा कि वो गई कहाँ है। सुनीता सिंह के लहजे में बेचैनी और मायूसी दोनों साफ झलक रही थी। वो अपनी होने वाली बहू की इस हरकत और परिवार की बदनामी के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन अपने बेटे के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, आप समझ भी रही है ना कि ये सब क्या हो रहा है। ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं और आप कह रही हैं कि ये गुस्से करने का समय नहीं है। राघव की आवाज और ऊंची हो गई थी। गुस्से के मारे उसने अपनी मुठिया भींच ली थी, माथे की रंगे उभड़ आई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। उसकी दुल्हन शादी से इन वक्त पहले ही मुंह काली पर पोत करके भाग चुकी थी। हॉल में मौजूद हर एक इंसान की निगाहें उसी पर टिक गई थी, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। बस करो राघव, इतने लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ। राघव के पापा राजेश जी, जो अब तक कोने में बैठे हुए थे, आगे बढ़े। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन चेहरे पे छुपी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो जानते थे कि उनका बेटा अंदर से बुरी तरह टूट चुका है, उसका दिल घायल है, मगर फिर भी परिवार की इज्जत को संभाल कर रखना इस वक्त सबसे जरूरी था। तभी सावित्री जी आगे बढ़ी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने रोते हुए राघव का हाथ थाम लिया, जैसे उसे टूटते हुए पल को रोक लेना चाहती हो। भगवान की कसम है, हमें कुछ नहीं पता बेटा कि कृतिका ऐसा भी कुछ करेगी। वो बचपन से जिद्दी थी, मगर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उसकी आवाज कांप रही थी, हर शब्द के साथ उनका दर्द बाहर आ रहा था। उनकी आंखों में शर्मिंदगी, पछतावा और बेबसी एक साथ तैर रहे थे। राघव ने उन्हें गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देखा, जैसे उनके हर शब्द पर उसे यकीन करने में तकलीफ हो रही हो। जिद्दी थी, आपकी उस जिद्दी बेटी ने आज मेरी और मेरे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या आप लोगों को इस बात का जरा सा भी एहसास है? छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। वो गुस्से के मारे गरज उठा था। आवाज अब पूरी तरह कांप रही थी, जैसे भीतर जमा सारा लावा फूट रहा हो। सुनीता जी ने एक बार फिर उसे शांत करने की कोशिश की, मगर इस बार राघव किसी की सुनने की हालत में नहीं था। राघव, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। बदनामी सिर्फ हमारी नहीं, इनकी भी हुई है। सुनीता सिंह के शब्दों में विनती थी, एक माँ की लाचारी थी, लेकिन राघव के झटके से उनका हाथ अलग कर दिया और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके जाते ही जैसे पूरे हॉल पर खामोशी का एक गहरा साया छा गया हो। हर चेहरा सन्न था, हर आंखों में चिंता और हैरानी थी। वेद प्रकाश शर्मा की नजरें झुकी हुई थी, मानो शर्म के बोझ के तले दब गए हो, और सावित्री जी रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। सिया ये सब दूर खड़ी देख रही थी। अपने माँ बाप को इस तरह टूटते, बिखरते और अपमान सहते हुए देखकर उसकी आंखों में दुख और बेबसी के आंसू थे, मगर वो पत्थर बनी खड़ी थी। कृतिका अपने स्वार्थी सपनों के पीछे भागते भागते इन सब की इज्जत को कुचल चुकी थी, और अब उस एक फैसले के परिणाम सबके जिंदगी पर भारी पड़ने वाले थे, बहुत भारी।
कितनी ही देर गुजर गई थी, लेकिन समय जैसे वहीं थम गया था। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? शादी खत्म करके अब आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? राघव की आवाज अब उसके ड्राइंग रूम में गूंज रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आंखें जैसे आग उगल रही थी। वह वेद प्रकाश शर्मा के ठीक सामने खड़ा था, जो नजरें झुकाए खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। उनके पास बैठी सावित्री देवी की आंखें बार बार आंसुओं से भी भीगी जा रही थी। सुनीता जी और राजेश जी भी चुपचाप खामोश तमसाई बैठे बने हुए थे। अंकल जी, आपकी बड़ी बेटी भाग गई और अब आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप यहाँ पर बैठा रहूं? मेरी इज्जत को इस तरह कुचल दिया गया है, आपके पास कोई जवाब नहीं? राघव के लहजे में दर्द और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था। बेटा, हमें तुम्हारी तकलीफ और अपमान का पूरा अंदाजा है। कृतिका ने जो किया वो कभी माफी के लायक नहीं है। लेकिन सावित्री देवी ने पति की बात काटते हुए जल्दी से कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारी छोटी बेटी सिया से शादी कर लो। उनकी बात सुनकर राघव एक पल के लिए जर हो गया। वो हैरानी से उनकी ओर देखने लगा, जैसे उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी आंखों में गुस्से की एक नई और तेज लहर दौड़ गई। ये क्या कह रही हैं आप? क्या एक बेटी के भागने के बाद दूसरे बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहती हैं आप लोग? वो गुस्से से तमतमा उठा। बेटा, ये बलिदान नहीं, सिया हमारी बेटी है और वो हमेशा से हमारी इज्जत और हमारी चिंता करने वाली है। हमें पूरा यकीन है कि वो इस रिश्ते को निभाएगी और तुम्हारी जिंदगी में सुकून भी लेकर आएगी। जबकि राघव तो बस उनके कहे शब्दों में खो गया था। उनकी नजरों के सामने 18 साल की मासूम सिया का चेहरा घूम गया। ये कैसे मुमकिन था? वो एक इतनी छोटी सी बच्ची से शादी कैसे कर सकता था? उसका दिमाग सोचकर ही सुन होने लगा। वो खुद 32 साल का एक मैच्योर कसरती बॉडी का मालिक और डीएसपी के पद पर तैनात एक सख्त अफसर था, और सिया एक छुई मुई 18 साल की नाजुक सी कली, जो अभी अभी स्कूल खत्म करके कॉलेज की दहलीज पर पहुंची थी। अभी उसने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले ही थे कि तभी उसी पल सिया ड्राइंग रूम के दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई। वो लेमन कलर के कुर्ते और व्हाइट ट्राउजर में थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। शहद से सुनहरी आंखें नमकीन पानी से भरी हुई थी। उसने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी और अब हिम्मत करके राघव और उसके माता पिता के सामने खड़ी हो गई थी। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी मजबूती थी। राघव ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे उसे अपने कानों पे यकीन ना हो रहा था। क्या तुम्हें पता भी है कि ये फैसला तुम्हारे लिए कितना बड़ा है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किन हालत में ये कदम उठाने जा रही हो? सिया ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे सब पता है, लेकिन ये मेरे माता पिता की इज्जत का सवाल है। मैं ये शादी अपनी खुशी से नहीं, उनकी खुशी और सम्मान के लिए कर रही हूँ। उसके इतना कहते ही सबके होठ सिल गए थे। सुनीता जी और राजेश जी उसके करीब आकर उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगे। उनकी आंखों में विनती के रंग भरे हुए थे, जैसे कह रहे हो, बेटा मान जाओ, दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। राघव अपना सिर पकड़कर रह गया था। उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी अजीब स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। शादी की रात घर का माहौल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वेद प्रकाश शर्मा की नजरें झुकी हुई थी। सावित्री देवी का दिल अपनी छोटी बेटी के इस बड़े बलिदान से भारी हो रहा था, और सिया के चेहरे पे वो पारंपरिक सुकून और चमक नहीं थी जो आमतौर पर दुल्हनों के चेहरे पे होती है। राघव इस समय अपनी पुलिस की वर्दी में कमरे के कोने में खड़ा था। वो जानता था कि ये शादी उसके लिए भी एक परीक्षा है, एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बिताना जो उसकी पहली पसंद नहीं थी, और वो भी ऐसी हालातों में जहां फैसले भावनाओं से ज्यादा मजबूरियों के लिए हुए गए हों। पंडित जी ने विवाह की रस्म के लिए दोनों को साथ बिठाया। राघव के हाथ कांप रहे थे जब उसने सिया की मांग में सिंदूर लगाया था। उसने ना कोई खुशी थी और ना कोई उत्साह था।
सिया ने कांपते हुए अपने माता पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में जैसे एक मुक विनती थी जो झलक रही थी कि वो उसके इस बोझ को समझे। और फिर वो चुपचाप विदा होकर राघव के घर आ गई। 3 घंटे के लगातार लंबे सफर के बाद वो सहमी हुई बिस्तर पे बैठी थी। सुनीता जी उसे अभी अभी राघव के कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। उसे बेड पर बिठाने के बाद उन्होंने बहुत प्यार से उसे समझाया था कि बेटा, अपने मन से डर को निकाल दो। मेरा राघव जितना सख्त दिखता है, दिल का उतना बुरा नहीं है। थोड़ा समय लगेगा उसे इस रिश्ते को एडजस्ट होने के लिए, लेकिन उम्मीद है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सिया ने भी जी मम्मी जी कहते हुए सर झुका लिया था। उसकी आंखें छलकने को तैयार थी, मगर उसने खुद को मजबूती से संभाल रखा था। सुनीता जी के जाने के थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। दोनों के बीच एक अजीब सी भारी खामोशी फैल गई। कमरा रोशनी और फूलों की खुशबू से सजा हुआ था, लेकिन माहौल बेहद ठंडा और भारी था। सिया ने अपनी नजरें जमीन पे टिका रखी थी, जबकि राघव कपड़े बदलकर खिड़की के पास खड़ा बाहर शहर की रोशनी देख रहा था। ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया या फिर सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए? उसने एक अजीब से सवाल से बात की शुरुआत की, जिसका जवाब वो खुद भी अच्छी तरह जानता था। सिया ने धीरे से नजरें उठाई। उसकी आवाज थकी हुई मगर साफ थी। मेरे माँ बाप की इज्जत ही मेरे लिए सब कुछ है। ये शादी मैंने उनकी खुशी और सम्मान के लिए की है, और मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। राघव ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पुलिस अफसर वाली गंभीरता साफ झलक रही थी। मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें बहुत खुश रख पाऊंगा या ये शादी तुम्हारे सपनों के जैसी होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा पूरी इज्जत दूंगा। उसकी इस बात पर सिया ने धीरे से सिर हिला दिया। बस ये काफी है। वो संतुष्ट हो गई थी। उसके लिए सच में इस वक्त यही बहुत काफी था। उसकी बड़ी बहन जो कलंक लगाकर चली गई थी, उसके बाद उसे इस घर में सम्मान मिल जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अभी मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। राघव उसे किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता था। उसकी बात का मतलब समझते हुए वो तुरंत बेड से उतरी और चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक बेहद सादा सा सूट पहनकर बाहर आई। उसने भारी ज्वेलरी और मेकअप से भी खुद को आजाद कर लिया था। इस वक्त उसका खिला खिला प्राकृतिक रंग उसे बहुत खूबसूरत बना रहा था। इतनी खूबसूरत तो वो भारी दुल्हन के लिबास में भी नहीं लग रही थी, जितनी अब वो इस सिंपल रूप में लग रही थी। खूबसूरत तो कृतिका भी बहुत थी, बल्कि उसका रंग तो सिया के रंग से भी ज्यादा गोरा और खिलता हुआ था। लेकिन सिया की रंगत में जो एक अजीब सी कशिश और जो पाकीजा चमकती थी, वो कृतिका के रूप रंग में कभी भी नहीं थी। और यही कशिश अनजाने में राघव का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। राघव ने उसके खिलते वजूद से जल्दी से अपनी नजरें चुराई। उसकी नजरें की तपिश को महसूस करते हुए सिया जल्दी से बैठ के एक किनारे पर जाकर लेट गई। जो वहीं दूसरी ओर राघव गहरी सोच में डूब गया कि दोनों सगी बहनें एक दूसरे से कितनी अलग है। एक ने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो दूसरी ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाकर उसे बचा लिया था। रात की खामोशी और सन्नाटा दोनों के बीच एक अजीब सा फासला पैदा कर रहा था। वो बिस्तर पर शांति से सो रही थी, मगर उसका चेहरा थका हुआ और भावहीन लग रहा था, जैसे किसी ने उसके मासूम सपनों को पैरों तले कुचल दिया हो। जैसे वो अपने दिल की इच्छाओं का भारी बोझ उठाए हुए राघव कमरे में सोफे पे बैठा था। उसकी नजरें सिया के सोते हुए मासूम चेहरे पे टिकी हुई थी। उसकी आंखों में बीते हुए पलों की करवाहट साफ दिखाई दे रही थी। वो एक 32 साल का मैच्योर इंसान था और अपने लिए भी एक समझदार मैच्योर जीवन साथी ही चाहता था। लेकिन सिया सिर्फ 18 साल की थी। उसका दिल अभी इस शादी और इस भारी रिश्ते की गहराई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो हमेशा से एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो जिंदगी के हर पहलू को समझ सके, मगर सिया जो उससे पूरे 15 साल छोटी थी, उसके लिए अभी मासूमियत और बचपने का एक प्रतीक बनकर रह गई थी। ये शादी आखिर कब तक चल पाएगी? क्या मैं इस छोटी सी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाऊंगा? वो यही सोचकर रह गया।
उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपनी रॉकिंग चेयर की ओर चला गया। कुर्सी पर बैठकर उसने पैर फैलाए और उसे हल्के हल्के झुलाने लगा। उसके हाथ में सुलगती हुई सिगरेट थी। वो गहरा कश लेता और फिर सांस छोड़ता, जैसे अपनी सारी परेशानियों को धुएं में उड़ाना चाहता हो। उसकी आंखों में उदासी और उलझन साफ झलक रही थी। मैंने ये क्या कर लिया? मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी एक बेहद मुश्किल मोड़ पर आ चुकी है। वो इस नए रिश्ते में सुकून ढूंढना चाहता था, लेकिन ये शादी उसकी उम्मीदों से बहुत जुदा थी। वो सिया को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी मासूमियत, कम उम्र और जरूरत से ज्यादा निर्भरता उसे और भी ज्यादा उलझा रहा था। सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए वो उठने ही वाला था कि उसकी नजर फिर से सिया पे जा ठहरी, जो अब भी गहरी नींद में सो रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पे फैले बचपने और बेखबरी को देखकर एक पल के लिए अपनी किस्मत को कोसने लगा। क्या यही जिंदगी में चाहता था? उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था, मगर चेहरे पर वही पुरानी बेपरवाही थी। वो जानता था कि इस रिश्ते को निभाना और इस लड़की के साथ जिंदगी बिताना उसके लिए एक अग्नि परीक्षा बन चुका है। वो अपनी कड़वी सोच को झटकते हुए बिस्तर के दूसरी तरफ जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी शादी की पहली रात के लिए बहुत से सपने सजाए थे, जो कि एक स्वाभाविक बात थी, लेकिन सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। और अब उसके पहलू में जो लड़की लेटी थी, वो चाहकर भी उससे कोई शारीरिक रिश्ता बनाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। उसके बराबर में एक जवान और खूबसूरत लड़की लेटी थी। ये एहसास उसे सोने नहीं दे रहा था। उसने सिया की तरफ से करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा। न जाने क्या सोचकर वो दोबारा उठकर बैठा और दो बड़े तकिए अपने और सिया के बीच एक दीवार की तरह लगाकर दोबारा से लेट गया। वो दिन भर की मानसिक उलझनों से बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही गहरी नींद के आगोश में खो गया। सुबह की नरम धूप अपनी हल्की किरणों के साथ कमरे में फैल रही थी। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। उसका दिल अभी इस बिल्कुल नए माहौल में खुद को ढालने की जद्दोजहद कर रहा था। उसने अपने पास देखा तो जगह खाली पड़ी थी। राघव पहले ही कमरे से बाहर जा चुका था। वो भी थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आए। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने बाल ठीक किए, दुपट्टा संभाला और नीचे आ गई। वहां उसने राघव, सुनीता जी और राजेश सिंह को देखा, जो पहले से ही नाश्ते की मेज पर बैठे थे। नमस्ते, उसने पास जाकर दोनों बुजुर्गों से सम्मान से कहा। राजेश सिंह और सुनीता सिंह ने उठकर उसके सर पर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहीं बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। राघव, जो नाश्ता करके पहले ही अपनी तैयारियों में व्यस्त था, थोड़ी दूरी पे बैठा था। उसकी नजर सिया पे पड़ी, मगर उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, जैसे उसे इस नए रिश्ते में कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। सुनीता सिंह और राजेश सिंह सिया से बहुत अपनेपन और प्यार से बात कर रहे थे, जिससे उसका भारी मन थोड़ा हल्का हो गया था। वो जानती थी कि उसके सास ससुर उसे पूरा सम्मान दे रहे हैं और यही बात उसे सुकून दे रही थी। राघव के रूखे व्यवहार को उसने वक्त के हवाले छोड़ दिया था। वो उसे सम्मान के साथ अपने घर लाया था। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी और वो इस एहसास को कभी नहीं भूल सकती थी। नाश्ता खत्म होने के बाद राघव ने अपना पुलिस का कोट पहना और बिना कुछ कहे तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। सिया ने कुछ देर सुनीता सिंह और राजेश सिंह के साथ बैठकर बातें की और फिर खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। वो जानती थी कि राघव का दिल अभी उसे पत्नी के रूप में अपनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगी, चाहे राघव का व्यवहार जैसा भी रहे। वो अपनी तरफ से इस घर को और राघव को पूरा प्यार और समर्पण देगी, क्योंकि अब यही उसका संसार था और यही उसकी जीवन की सच्चाई थी। अगले दिन की शुरुआत भी इसी खामोशी के साथ हुई। सुनीता सिंह और राजेश सिंह सुबह सुबह
उठ गए थे क्योंकि उन्हें वापस अपने गांव के लिए निकलना था। इस शहर में उनका ठहराव बस राघव की शादी तक ही था। हवेली के नौकर सामान गाड़ी में रख रहे थे और अंदर का माहौल थोड़ा भारी था। सुनीता जी ने सिया को अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा। बेटा, अब तुम्हें इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी है। राघव का स्वभाव थोड़ा सख्त और कड़क है, लेकिन उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सच्चा प्यार है। भगवान तुम्हें हमेशा सुहागन रखे। वो बड़े स्नेह से उसे समझा रही थी। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतर सकूं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन दिल में कई अनजाने डर भी थे। राजेश जी ने भी सिया को आशीर्वाद दिया और राघव को पास बुलाया। वो जो सुबह से चुप था, आकर राजेश सिंह के सामने खड़ा हो गया। बेटा, अब सिया तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तुम्हारी कानूनी पत्नी है। उसकी इज्जत करना और उसका पूरा ख्याल रखना हम तुम पर पूरा भरोसा करके जा रहे हैं। वो उसे दबे दबे लहजों में बहुत कुछ समझा गए थे। जी पापा। राघव के चेहरे पर वही संजीदगी थी जिसने माहौल को और भी खामोश बना दिया था। जब सुनीता जी और राजेश जी गाड़ी में बैठे तो सिया ने सम्मान से झुककर उन्हें विदाई दी। वो गाड़ी के दूर ओझल होने तक वहीं दरवाजे पे खड़ी रही, दिल में उनकी बातों को दोहराते हुए। कमरे में वापस आते वक्त उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। अब ये विशाल घर पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी था और राघव के ठंडे रवैये के बावजूद वो इस नए किरदार को निभाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। राघव अंदर आकर अपने स्टडी रूम में बिजी हो गया था, जैसे उसे दुनिया की किसी भी बात की कोई दिलचस्पी ना हो। वो अकेली कमरे में थी। उसने फिर किचन का रुख किया ताकि नाश्ते के बाद के बर्तन समेट ले और घर के दूसरे कामों में लग जाए। राघव तैयार होकर नाश्ते के बाद अपनी रस्मी अंदाज में घर से निकलने लगा। उसने सिया को औपचारिक अंदाज में चलता हूँ कहा और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गया, जहाँ उसकी सरकारी गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। वो हमेशा की तरह खामोश और संजीदा था, जिससे शादी का कोई असर उसके दैनिक रवैये पे हुआ ही ना हो। सिया ने राघव को जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि राघव की दुनिया उसकी दुनिया से बहुत अलग और खतरों से भरी है, मगर वो अपनी इस नई जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जब दरवाजा बंद हुआ तो उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। ये घर अब पूरी तरह उसके कंधों पे था, उसकी जिम्मेदारी था और उसे इसे बखूबी संभालना था। सिया ने सबसे पहले पूरे घर की बारीकी से जायजा लेने का फैसला किया। वो बड़े लॉन से शुरू हुई, जहां नए अंदाज के आलीशान फर्नीचर और शानदार झुमरों ने एक शाही माहौल का एहसास कराया। इसके बाद वो एक एक कमरे में गई, खिड़कियां खोलकर ताजी हवा और रोशनी को अंदर आने दिया और देखती रही कि कहाँ क्या बेहतर करने की जरूरत है। किचन में जाकर उसने नौकरानी माला को सख्त हिदायत दी कि माला, किचन को हमेशा साफ रखना, हाइजीन बहुत जरूरी है और रोजाना सुबह के वक्त सब चीजों का पहले से ख्याल रखा करो ताकि राघव जी को कोई शिकायत का मौका न मिले। जी बीबी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम सब काम वक्त पर करेंगे, माला सम्मान से बोली। फिर सिया ने लॉन का रुख किया, जहां बुजुर्ग माली बाबा काम में बिजी थे। वो कुछ लम्हे खामोशी से बाग को देखती रही। फिर माली बाबा से कहा, बाबा, पौधे बहुत खूबसूरत हैं, मगर इन्हें पानी वक्त पे दिया करें और ये जो कुछ अनचाही झाड़ियां बढ़ गई हैं, इन्हें भी सलीके से काटने की जरूरत है। जी बीबी जी, आप ही ये सारा काम आज ही ये सारा काम मैं पूरा कर लूंगा, माली बाबा कहकर वापस अपने काम में लग गए। घर का जायजा लेने के बाद उसने ड्राइंग रूम में जाकर सफाई का हाल देखा और वहां की दूसरी नौकरानी को कुछ जरूरतें हिदायत दी। हर काम को करते हुए उसके अंदाज में एक गजब की जिम्मेदारी और सादगी थी, जैसे वो खुद को इस नए गृहस्थी के किरदार में ढालने की पूरी कोशिश कर रही हो। वो सारी जिम्मेदारियां इस तरह निभा रही थी कि कहीं से भी वो 18 साल की वो नाजुक सी गुड़िया नहीं लग रही थी, जो कल तक अपने मम्मी पापा के सामने छोटी छोटी बातों पे रूठ जाया करती थी और जिद किया करती थी। वो शाम को थका हुआ घर लौटा था। उसके चेहरे पे दिन भर की पुलिसिया भागदौड़ और थकान साफ नजर आ रही थी। उसने खामोशी से अपना भारी कोट सोफे पे रखा और वहीं बैठ गया।
उसका दिल भारी था, मगर वो खुद को सामान्य जिंदगी में ढालने की कोशिश कर रहा था। सिया ने उसे अंदर आते देखा तो वो जल्दी से रात के खाने की तैयारी में लग गई। कुछ ही देर में वो खाने की ट्रे लेकर उसके पास आ गई, खामोशी से टेबल पे खाना परोसा और एक तरफ को अदब से खड़ी हो गई। राघव ने एक नजर उस पे डाली, मगर बिना कुछ कहे खाना खाने लगा। खाने के दौरान वो एक पल के लिए भी रुका और बोला कि कॉफी भी बना दो। सिया ने उसे देखा और कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई। घर में नौकरों के होने के बावजूद वो उसका हर निजी काम अपने हाथों से कर रही थी। कुछ देर के बाद ही वो कॉफी का गर्म कप लेकर आई और उसे राघव के सामने लाकर रख दिया। वो खामोशी से कप उठाकर कॉफी के कश लेने लगा। उसकी नजरें कभी कभी सिया की ओर उठ जाती, मगर वो उन्हें तुरंत झुका लेता। दोनों के दिल की हालत इस वक्त अजीब सी हो रही थी। वो तुरंत ही वहां से हट गई। राघव को कॉफी देने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गई थी। वो दिन भर के भारी कामों से थकी हुई थी और जल्दी ही गहरी नींद के आगोश में चली गई। दूसरी तरफ राघव अभी तक जाग रहा था। वो अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठा सिगरेट के धुएं के बीच गुमसुम सोचों के भाव में फंसा हुआ था। उसका दिल और दिमाग एक अजीब सी कसमकस में था। वो खुद से बार बार सवाल कर रहा था कि आखिर क्यों वो अपनी बेहदा पत्नी से दूर रहकर इस कदर बेचैन है। वो इस हकीकत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सिया अब उसकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और उसकी जायज पत्नी है। ये सोचते हुए वो अचानक अपनी जगह से उठा और दबे कदमों से सिया के बेड के करीब जा पहुंचा। वो गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा मासूमियत और बेखबरी का एक मुकम्मल मंजर पेश कर रहा था। बेशक वो उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन थी तो उसकी अपनी पत्नी। इस वक्त वो एक ब्लैक नाइट सूट में थी। उसकी शर्ट पेट से थोड़ी सी ऊपर हट गई थी, जहां से उसका खूबसूरत गोरा पेट साफ दिखाई दे रहा था। राघव के होठ कांप उठे। उसका जी चाहा कि आगे बढ़कर उसके इस नरम वजूद पे अपने होठ रख दे। उसके सुलगते जज्बातों में एक चिंगारी सी जलने लगी थी। वो उसकी बीवी थी, समाज और कानून का जायज रिश्ता था उसके साथ। फिर किस बुनियाद पर वो खुद को उससे दूर रखता, जबकि वो पूरी की पूरी उसकी थी। उसके आत्मनियंत्रण के सारे बंधन क्षण से टूट गए। अंग अंग जज्बातों से उभरने लगा और दिल नए अंदाज में धड़कने लगा। धीरे से उसके करीब बेड पे बैठते हुए उसने बड़ी ही नरमी से उसके पीठ पे अपना हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाते हुए उसकी मखमली नरमी को महसूस किया। सिया नींद में थोड़ा सा कसमसाई, लेकिन थकी होने के कारण दोबारा से गहरी नींद में सो गई। राघव नजर अब उसके भरे भरे गुलाबी होठों पे जाकर टिक गई और अगले ही पल वो अपनी सुलगती दीवानगी की हालत में नीचे झुका और सिया की लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जैसे वो अपने अंदर उठते तूफान को उसके वजूद से शांत करना चाहता हो। सिया उसके इस अचानक और दीवानगी भरे स्पर्श पर घबराकर हड़बड़ाकर उठी। उसके चेहरे पे डर और हैरानी साफ थी। इससे पहले कि वो डर के मारे कोई चीख मारती, राघव ने फौरन अपना मजबूत हाथ उसके मुंह पे रख दिया। खामोश रहो, डरो मत, कुछ नहीं, मैं हूँ। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, मगर उसमें एक मर्दानी सख्ती और नरमी का मिला जुला एहसास था। राघव ने धीरे से उसके मुंह पे अपना हाथ हटाया और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। कमरा अचानक घने अंधेरे में डूब गया। वो बड़ी नरमी से उसकी शर्ट के बटन खोलता हुआ उसके वजूद को बड़ी ही शिद्दत से अपनी बाहों में भींचने लगा। सिया के दिल की धड़कन बंदूक की गोली की तरह तेज हो गई थी। उसकी सिसकियां उस अंधेरे कमरे में गूंजने लगी। वो अंधेरे राघव की तीव्र और आदिम भावनाओं का गवाह बन रहा था, जहां वो अपने अंदर उठते बवंडर को शांत करने की कोशिश में अंधा हो चुका था। सिया बेबस थी। वो राघव को रोकना चाहती थी, मगर डर और शर्म के मारे खामोश थी। उसके बहते आंसू उसकी लाचारी की कहानी बयां कर रहे थे।
राघव की हरकतें अब बर्दाश्त की हद से आगे बढ़ने लगी थी और सिया उस पल की असहनीय शिद्दत को सहने की कोशिश करती रही। वो अचानक उसके इस बदले हुए कठोर और आक्रामक रूप से बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी कोई भी बात या धीमा विरोध राघव पे कोई असर नहीं कर पा रहा था। उसके नरम मखमल और जैसे कमसीन वजूद को महसूस करते हुए राघव पूरी तरह पागल हो उठा था। उसे इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना उसकी मासूमियत, ना उसकी कम उम्र नाजुकता। वो एक हट्टा कट्टा पुलिसिया ट्रेनिंग पाया हुआ मजबूत कद काठी वाला मर्द था और सिया एक नाजुक सी गुड़िया। जब वो पूरी तरह उसके ऊपर हावी हुआ तो शर्म और एक अनजाने डर के मारे उसका पूरा शरीर तपने लगा था। उसे नहीं पता था कि पति पत्नी का रिश्ता इस हद तक भी तीव्र और उन्मादी होता है। लेकिन आज जब राघव उसके इस कदर करीब जा रहा था तो शर्म के मारे वो पानी पानी हुई जा रही थी। बड़ी मदहोशी से वो उसके अंग अंग को चूमता हुआ अपने बस से बाहर हो चुका था। गहरी सांसों और मदहोश आहें उसके होठों से निकलने लगी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अभी इस गुदगुदी की जगह एक तेज असहनीय दर्द की लहर भी उसे बर्दाश्त करनी थी। वो अब खुद को एक और पल के लिए भी नहीं रोक सकता था। एक ही झटके में वो उसमें इस कदर उतरा कि सिया के लबों से एक चीख जैसे दर्द भरी सिसकारी निकल गई। और फिर राघव रुका नहीं। जज्बातों का ऐसा तेज तूफान उठा था जिसमें राघव को तो बेपनाह सुकून और तृप्ति मिली, लेकिन वो बच्ची अंदर तक तड़प उठी थी। बिस्तर पर अपनी कमसीन पत्नी की पवित्रता और कौमार्य को निशान देकर वो एक अजीब सी मानसिक तसल्ली में डूब गया कि वो सच में बिल्कुल मासूम और पवित्र थी। उसके दिल के सारे पुराने शक और डर जो कृतिका की वजह से पैदा हुए थे खुद ब खुद हमेशा के लिए खत्म हो गए। कृतिका ने जो चोट उसके मजबूत दिल पे दी थी, उस जख्म को आज सिया ने अपने इस आत्मसमर्थन से पूरी तरह भर दिया था। अब वो दिल से उसकी कदर और अहमियत समझ चुका था। बड़ी नरमी और सच्ची मोहब्बत से उसे अपनी बाहों की आगोश में समेटकर वो सुकून की नींद में सो गया। सुबह की नरम रोशनी ने कमरे को उजालों में भर दिया था, मगर सिया की आंखों में रात का वो खौफ अब भी ताजा था। वो बिस्तर से धीरे से उठी और अपने दिल की धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश करने लगी। राघव पहले ही जाग चुका था और सोफे पे बैठा चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था, जैसे रात की सारी कसमकस वो भूल चुका हो। सिया ने खामोशी से बाथरूम का रुख किया। आधे घंटे के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली और नाश्ता तैयार करने के लिए सीधे किचन की ओर चली गई, जबकि पीछे से राघव ने जाती हुई सिया को एक गहरी नजर से देखा था। उसके लबों पे एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई थी। उसे सिया की शारीरिक हालत का पूरा अंदाजा था कि वो रात को किस कदर दर्द से मचल उठी थी, लेकिन वो क्या करता। वो जज्बातों के आगे मजबूर हो गया था और फिर एक ना एक दिन तो ये पत्नी पत्नी का रिश्ता ही बनाना ही था। ये अनजाना डर सिया के दिल से निकालना ही था। लेकिन जो भी हो, राघव के दिल में सिया की जगह अब बहुत ऊंची हो चुकी थी और इसका एहसास अब सिया को भी जल्दी ही होने वाला था। राघव नाश्ते के टेबल पर पहुंचा तो सिया ने जल्दी से गर्म नाश्ता लाकर उसके सामने रख दिया। राघव ने खामोशी से नाश्ता शुरू किया, फिर अचानक नाश्ते के बीच में ही वो गंभीर आवाज में बोला, तुम अपने कॉलेज के लिए आगे की पढ़ाई शुरू कर लो। मुझे तुम्हारी शिक्षा पूरी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वो हैरान रह गई। वो अचानक उसकी पढ़ाई के लिए कैसे मान गया था, जबकि शादी से ठीक पहले जब वेद प्रकाश शर्मा जी ने उससे हाथ जोड़कर कहा था कि हमारी बेटी सिया डॉक्टर बनना चाहती है, ये उसका बचपन का सपना है, तो उसकी पढ़ाई को बीच में ही मत रोकना, उसकी पढ़ाई पूरी करवा देना। तब उसने सख्ती से मना कर दिया था कि वो उसे पढ़ा लिखा कर दूसरी कृतिका नहीं बनाना चाहता जो पैरों पे खड़े होते ही धोखा दे दे। और आज अचानक ये यू टर्न कैसे आ गया था? आप सच में इजाजत दे रहे हैं? वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उसे देखते हुए बोली, हाँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है और तुम्हारा ये सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। राघव ने अखबार को एक तरफ रखते हुए छोटा सा सपाट जवाब दिया।
सिया के चेहरे पे खुशी की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई थी। मैं आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकती, मगर वादा करती हूँ कि कभी आपको जिंदगी में निराश नहीं करूंगी। वो खुशी से झूम उठी थी। ठीक है, मगर याद रखना, पढ़ाई के साथ साथ घर की ये जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। राघव ने नरमी से सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको किसी भी तरह से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देते हुए बोली थी। वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में बार बार खुशी के आंसू उतर रहे थे। राघव ने गहरी नजरों से उसके उस मासूम चेहरे को देखा और उसके दिल में एक अजीब सा रूहानी सुकून उतर गया। कल रात को राघव के दिए गए उस तीव्र दर्द का असर सिया के चेहरे से पढ़ाई की इजाजत मिलते ही जैसे हवा में गायब हो गया था। वो खामोशी से उठा और अपनी ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन रवाना हो गया और पीछे वो खुशी से पूरे घर में झूमने लगी थी। शाम के वक्त वो पुलिस स्टेशन से ठीक 7 बजे घर वापस आ गया। वो किचन में खाना बनाते हुए उसकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज पहले ही सुन चुकी थी। वो थका हुआ था, साथ ही चेहरे पर खौफ वाली एक खास गंभीरता भी साफ नजर आ रही थी। कुछ लम्हों के बाद राघव ने सोफे पे बैठते हुए आवाज दी, ये लो, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। आज सुबह मैं खुद जाकर सारे पेपर्स और डोनेशन का काम पूरा करवा कर आया हूँ। अब इसे ध्यान से भर लो और कल जमा कर देना। सिया ने जल्दी से चाय का कप टेबल पे रखा और हैरानी के साथ उस कीमती फॉर्म को अपने हाथों में थाम लिया। आज सच में मेरा दाखिला करवा कर आ गए। राघव ने अपने कोट के बटन खोलते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, ये काम जरूरी था। शिक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, खास तौर पर तब जब तुम्हारा सपना एक डॉक्टर बनने का है। सिया के चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं इसे जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। राघव ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। वो इस वक्त एक ब्लू कलर की फ्रॉक में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके पुरुषोचित जवाब फिर से उसकी कमसीन खूबसूरती को देखकर भटकने लगे। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करता हुआ अपनी नजरों का रुख बदला। ये सब तुम्हारे लिए ही है, मगर याद रखना कि ये मेडिकल का सफर आसान नहीं है, खूब मेहनत करनी होगी। उसने गंभीरता से मेडिकल की मुश्किल पढ़ाई की ओर इशारा किया। मैं आपकी उम्मीदों पे 100% पूरा उतरने की कोशिश करूंगी, वो दृढ़ लहजे में बोली और वो हल्के से मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब आप जाकर ये फॉर्म पूरा कर लो, कल मैं खुद इसे जमा करवा दूंगा, उसने कहा तो सिया ने उस फॉर्म को अपने सीने से लगा लिया, जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती और नायाब तोहफा हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी की लहर साफ दिखाई दे रही थी, जबकि राघव अपनी जगह बैठा उसे देखकर चुपचाप अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। आज न जाने क्यों ये मासूम चेहरा उसे बेहद भाने लगा था। उसके दिल के बंद पड़े कमरों में अपनी जगह बनाने लगा था। अचानक ही उसे कृतिका का ख्याल आया तो उसके होठों पे आई वो हल्की सी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। आज उसके मेडिकल कॉलेज का पहला दिन था और उसका दिल एक अजीब सी घबराहट और खुशी से धड़क रहा था। सुबह की ताजी रोशनी में जब वो कमरे से बाहर निकली तो राघव पहले ही तैयार होकर नीचे डाइनिंग एरिया में बैठा था। उसे देखकर वो हल्के से मुस्कुराया था, लेकिन सिया आज कुछ अलग ही चुलबुले मूड में थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है राघव, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो उसके पास बैठते हुए चहकते अंदाज में बोली और फिर अपनी आंखें सिकोड़कर शरारत से बोली, वैसे अगर आप मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं चाहते तो ना जाने क्या होता, तो मैं खुद चली जाती, इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। राघव ने अपनी घनी भौहें चढ़ाते हुए उसे देखा। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, समझी। वो अपने लहजे में वही पुरानी पुलिसिया हल्की सख्ती वापस ले आया था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी मुस्कान साफ झलक रही थी। सिया होठ दबाकर अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा जी, इतना गुस्सा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। राघव ने सिर हिलाया, जैसे उसे उसकी इस बचकानी बात पर हल्का सा गुस्सा भी आया हो और मजा भी। मैं जानता हूँ, और तुम्हें इस नए दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। उसने बात को संभालते हुए कहा, आपका साथ होना ही मेरे लिए काफी है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार उसकी आवाज में एक सच्ची संजीदगी थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी
शरारत अभी भी चमक रही थी। राघव मुस्कुराया हुआ उठकर खड़ा हुआ और वो भी उसके साथ बाहर चल पड़ी। राघव ने गाड़ी का दरवाजा खुद खोला और सिया को अंदर बैठने का इशारा किया। रास्ते भर सिया लगातार कॉलेज, अपने प्रोफेसर और अपनी पढ़ाई की बातें करती रही। कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी उसकी तरफ, और हर बार उसके चेहरे की वह अनोखी चमक राघव को अनजाने में एक रूहानी सुकून दे रही थी। कॉलेज के बड़े गेट के पास पहुंचकर राघव ने गाड़ी रोकी। ये तुम्हारा कॉलेज है जहां तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब दिन रात खूब मेहनत करनी होगी। आपके साथ होने का एहसास ही मुझे बहुत सुकून देता है राघव। मैं वादा करती हूँ अपनी मेहनत से एक दिन आपका सिर फक्र से समाज में ऊंचा कर दूंगी। वो खुशी और पूरे जोश से बोली, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, और हाँ, कभी कभी मुझे इसी तरह कॉलेज छोड़ने भी आ जाया कीजिएगा ड्राइवर साहब। राघव ने उसे एक गहरी तीखी नजर से देखा, जैसे उसे यकीन ना हो ये यही उसकी गुस्ताखी अच्छी लगती हो उसे। उसने बिना कुछ कहे अचानक आगे बढ़कर उसके गोरे माथे पर अपने होठ रख दिए और वो झट से शर्म के मारे लाल हो गई और वो उसके लाल होते चेहरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारा पहला कदम है सिया, इसके बाद कदम ब कदम तुम्हें सफलता की तरफ जाना है। थैंक्स राघव, मुझे पता है ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। वो कृतज्ञता से भरी उठ पड़ी थी। तुम्हारी सफलता तुम्हारी अपनी काबिलियत और मेहनत की वजह से होगी सिया। मैं तुम्हें सिर्फ एक सही रास्ता दिखा सकता हूँ। राघव ने बेहद नरमी से जवाब दिया था, मैं जानती हूँ और मैं कभी आपको लाइफ में निराश नहीं करूंगी। ये कहकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो नीचे उतर गई। उसके बाद राघव ने भी अपनी गाड़ी वापस पुलिस स्टेशन के रास्ते पे डाल दी और सिया कॉलेज की उस विशाल इमारत में अपना पहला कदम रख चुकी थी। उसके दिल में नए सपने, हौसले थे और राघव की बातें उसे हमेशा याद रहने वाली थी। कॉलेज की छुट्टी का समय हो गया था। उसने अपना फोन निकालकर राघव को कॉल किया ताकि वो उसे लेने आ जाए। कुछ ही मिनटों के बाद राघव की सरकारी गाड़ी कॉलेज के ठीक बाहर आकर रुकी। वो जैसे ही दौड़कर गाड़ी में बैठी, राघव ने बात शुरू कर दी, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? वो बेहद नरम लहजे में पूछ रहा था। बहुत अच्छा राघव, पूरा दिन बहुत मजेदार और हेक्टिक था। अभी तक तो ये सब कुछ मुझे एक हसीन सपना लग रहा था, लेकिन जब क्लास के बीच में प्रोफेसर ने मेरा नाम और रोल नंबर पुकारा तो ना दिल में सच में बहुत खुशी हो गया था। वो खुशी से पूरे दिन की छोटी छोटी बातें उसे नॉन स्टॉप बताने लगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे चलकर और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। राघव ने गाड़ी चलाते हुए कहा तो सिया ने समझदारी से सिर हिला दिया और फिर दोनों चुपचाप घर की ओर चल पड़े। जब गाड़ी घर के पास पहुंची तो उसे उतारकर राघव ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और उसे अलविदा कहकर वापस पुलिस स्टेशन जाने के लिए मुड़ गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो अपनी रोजमर्रा की फाइलों और जिम्मेदारियों में लग चुका था। उसके मन में सिया की पढ़ाई और उसके लिए किए गए फैसले बार बार घूम रहे थे। वो जानता था कि सिया के लिए आगे का ये डॉक्टरी का रास्ता बेहद मुश्किल और लंबा है, लेकिन वो हर संभव तरीके से उम्मीद उसकी कर रहा था। वो अब सिर्फ उसके मासूम चेहरे पे एक सच्ची मुस्कान देखना चाहता था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। रात का समय हो चुका था और वो पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस की तफ्तीश में इस कदर व्यस्त था कि अपने सामान्य समय से कुछ घंटे की ही देरी से घर पहुंचा था। सिया उस समय पूरे सुनसान घर में बेचैन होकर टहल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हर बार मुख्य दरवाजे की ओर देख रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला और राघव अंदर आया, सिया दौड़कर उसके पास पहुंची और फिर अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी शर्म के उसके चौड़े सीने से लिपट गई, उसके गले से लग गई। उसकी आंखों में बेचैनी और एक अपनापन साफ झलक रहा था। इतनी देर क्यों कर दिया आपने? सिया ने हल्की नाराजगी और रुआसी आवाज में कहा। पता भी है मैं यहाँ कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसके अंदाज में एक अजीब सी दीवानगी और बेचैनी थी। राघव एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गया। वो उसके इतने करीब थी कि वो उसकी तेज चलती धड़कनों की आवाज साफ उसके सीने पर महसूस कर सकता था। उसे एक पल में दिन भर की थकान के बाद एक अजीब सा सुकून मिला। उसने भी अपनी मजबूत बाहें उसके गिर्द कस ली और उसे अपनी बाहों में समेट लिया।
आगे से ऐसा नहीं होगा। आज एक बहुत जरूरी केस था, इसीलिए देर हो गई। सिया ने मासूमियत से सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल अब भी थोड़ा बेचैन था। वो धीरे धीरे राघव की आदत बनती जा रही थी। पहली बार वो इतनी देर से घर आया था, इसीलिए वो बुरी तरह से उसके लिए घबरा गई थी। उसकी नौकरी भी ऐसी थी, वो शहर का डीएसपी था, तो जिम्मेदारियां भी बड़ी थी और खतरे भी हर वक्त सर पर मंडराते रहते थे। चलो, अब चिंता मत करो, मैं ये वक्त अब सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर कमरे में आ गया। सिया ने जल्दी से गरम खाना टेबल पे रख दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो दिन भर का थका हुआ है और उसे भूख भी तेज लगी होगी। उसने खाना परोस दिया। वो खाना खाते हुए भी थकान महसूस कर रहा था, मगर सिया की मौजूदगी और उसका ये निर्छल ख्याल उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। खाने के बाद राघव बिस्तर पर जाकर लेट गया। वो कमरे में आई तो राघव ने उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ सिया, बस मुझे थोड़ा सा साथ और सुकून चाहिए। उसकी आंखों में चमकते उन मर्दानी जज्बातों को देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। उस पहली रात के बाद वो दोबारा कभी उसके इस कदर करीब नहीं आई थी, लेकिन आज फिर वही रंग उसकी आंखों में चमक रहे थे। पहले तो वो थोड़ा सा घबराई, लेकिन अब उसे भी राघव की उतनी ही जरूरत महसूस हो रही थी, इसीलिए वो चुप हो गई। राघव ने उसे अपने पास खींच लिया और अपनी नरमाहट में अपने दिन भर के तनाव का सुकून ढूंढने लगा। उसकी मासूम मौजूदगी उसे एक अलग ही शांति दे रही थी, जैसे उसके मन का सारा भारी बोझ हल्का हो रहा था। थोड़ी ही देर में राघव की आंखें बंद हो गई थी और वो आराम से सो गया था। सिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसके पास सिमटकर सो गई। दिन भर की थकान के बाद दोनों ही गहरी नींद में चले गए थे। राघव का ये बदलता व्यवहार और उसका ये गहरा ध्यान अब सिया को दिल को धीरे धीरे पूरी तरह छूने लगा था, और अब वो उसके मन भी इस जबरदस्ती के रिश्ते के लिए एक सच्चा अपनापन प्यार जन्म लेने लगा था। अगले दिन वो जब कॉलेज पहुंची, जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुई, उसकी नई सहेलियों ने उसका घेराव किया और उसका स्वागत किया। कुछ लड़कियां उसकी उत्सुक नजरों से उसकी तरफ बढ़ी। सिया, वो हैंडसम पुलिस ऑफिसर कौन था जो तुम्हें कल शाम को लेने आया था? उसकी क्लासमेट नीतू ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा। वो मेरे हस्बैंड है, उसने हल्की शर्मीली मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो सभी लड़कियां हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। नीतू की आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। क्या, तुम्हारे हस्बैंड? वो इतने हैंडसम और करक इंसान तुम्हारे हस्बैंड है? वो हैरानी से चिल्लाई थी। तुम तो बहुत लकी हो सिया। दूसरी लड़की आशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच में हमें तो तुमसे जलन हो रही है। वो तो किसी बॉलीवुड फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हैं, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, और वो तो तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ झलकती है। उनकी ये बात सुनकर सिया का दिल हल्का सा तेज धड़कने लगा। राघव की चाहत कि वो जुनूनी पल याद आते ही उसके चेहरे पे गहरी शर्मीली मुस्कान आ गई थी। रात को दोबारा से वो उसके करीब आया था और उसके अंग अंग में जैसे बिजलियां भी बढ़ गया था। जब भी वो उसके करीब आता था, सारे शर्म के पर्दे उतार कर एक साइड पे रख देता था। ऐसी ऐसी बेबाक हरकतें करता कि सिया शर्म से लाल पड़ जाती थी, और अभी वो पल याद आते ही उसके गाल शर्म से दहकने लगे थे। थैंक्स, वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो मुस्कुराकर बोली थी। दिल ही दिल में वो भी इस बात को मानती थी कि राघव एक बहुत खूबसूरत और दमदार पर्सनैलिटी का मालिक था, जो किसी को भी पहली नजर में अपने प्रभाव में ले सकता था। नीतू, आशा और बाकी सब सहेलियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है सिया। ऐसे ही कैरिंग पति हर किसी को नसीब नहीं होती। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो जानती थी कि राघव का स्वभाव और उसकी शख्सियत सबसे जुदा है, और उसे इस बात पर गर्व था। मेरी जिंदगी बहुत खुशगवार है, और मैं खुश हूँ कि मेरी किस्मत में मुझे राघव जैसा जीवन साथी मिला। सिया ने सबको एक नजर देखकर कहा, और फिर बात को बदलते हुए अपने पढ़ाई पे ध्यान देने लगी। लड़कियां उसकी बातों का आनंद ले रही थी और राघव के बारे में और भी कुर देना चाहती थी, मगर सिया ने उसे नजरअंदाज करते हुए तुरंत क्लास के लेक्चर पर ध्यान दिया।
कहीं ना कहीं उसे राघव के बारे में उनका यूं ज्यादा दिलचस्पी लेना अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। वो अनजाने में ही उस पर सिर्फ और सिर्फ अपना हक समझने लगी थी और अब किसी भी दूसरी लड़की की तारीफ भरी नजर वो राघव पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके दिल में राघव के लिए धीरे धीरे एक वट वृक्ष की तरह पनपने लगा था और ये एहसास उसके लिए बहुत सुकून देने वाला था। जिंदगी अब धीरे धीरे पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। वो मेडिकल कॉलेज की सभी प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस नियमित रूप से ले रही थी और अपने प्रोफेसरों से अच्छे अंकों की उम्मीद भी कर रही थी। राघव की तरफ से भी उसे पूरा मेंटल सपोर्ट मिल रहा था। वो अक्सर रात को अपनी पढ़ाई पूरी करके राघव से ढेर सारी बातें करती और वो उसकी हर छोटी छोटी बात पर बहुत ध्यान से सुनता था। कभी कभी उसे करियर को लेकर जरूरी सलाह भी देता था। उनके बीच जो पहले एक खामोशी और मजबूरी की दूरी हुआ करती थी वो अब कहीं भी नजर नहीं आती थी। सिया की कड़ी मेहनत और राघव के स्नेह ने उनके बीच की दूरियों को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। राघव का व्यवहार अब उसके प्रति बहुत नरम और स्नेहपूर्ण हो गया था। वो उसकी छोटी छोटी सफलताओं पे खुश होता और हमेशा उसका हौसला बढ़ाता था। अब वो अपने पुलिस के काम में पहले की तरह 24 घंटों डूबा नहीं रहता था। अब वो थका हुआ घर लौटता तो सिया की वो खिलखिलाती मुस्कान उसका स्वागत करती और उसे दिन भर के तनाव से सुकून देती थी। वे दोनों अक्सर शाम को लॉन में बैठकर साथ में चाय पीते, कभी धीमे धीमे देश दुनिया की बातें करते। सिया के लिए ये अब एक प्यारी आदत बन चुकी थी कि वो अपने पति के साथ समय बिताए और राघव को भी ये साथ एक रूहानी सुकून देने लगा था। राघव, मेरे पहले सेमेस्टर के टेस्ट के सभी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। उसने खुशी से राघव को अपनी कामयाबी की रिपोर्ट दिखाई थी। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है सिया, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी काबिलियत ही मेरी असली कामयाबी है सिया। वो अपने लहजे में मिठास घोलकर बोला था। वो बेख्तियार उसके मजबूत घेरे में समा गई और वो भी उसे अपने अंदर समेट ले गया किसी बेहद कीमती अमानत की तरह। ये छोटे छोटे खुशी के लम्हे दोनों की जिंदगी में एक नई रोशनी की तरह थे। सिया ने महसूस किया था कि वो राघव के साथ अपने इस जीवन के सफर में अकेली नहीं है, बल्कि वो उसकी पूरी मदद करने के लिए हर मोड़ पर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और मजबूत हो चुका था और वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने भी लगे थे। वो एक दिन रात को कमरे में किताबें में कोई चैप्टर पढ़ रही थी, मगर एक गायनोकोलॉजी का टॉपिक जो उसके लिए काफी मुश्किल था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने किताब एक तरफ रखी और सोफे पे बैठे राघव के पास चली आई। राघव का एकेडमिक फील्ड मेडिकल नहीं था, वो एक पुलिस अफसर था, मगर फिर भी वो उसकी पढ़ाई में जनरल नॉलेज के हिसाब से काफी अच्छा गाइड कर देता था। राघव, ये टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या आप मुझे इसे समझा सकते हैं? राघव, जो अभी अभी पुलिस स्टेशन से एक रेड मारकर वापस आया था, थोड़ा थका हुआ भी था, मगर सिया के कहने पर वो तुरंत उठकर बैठ गया। किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, दिखाओ। वो किताब उठाकर ध्यान से देखने लगा। सिया ने किताब में एक पैराग्राफ की ओर उंगली से इशारा किया। ये पूरा सेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। राघव ने किताब खोली और ध्यान से उस मेडिकल टर्मिनोलॉजी को देखने लगा और जैसे जैसे उसे आगे पढ़ना शुरू किया, दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेल एंड फीमेल हार्मोन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विषय पर बात करते हुए वो खुद भी थोड़ा हिचक गया था। अब वो एक बड़ी हो रही लड़की को साफ शब्दों में ये सब कैसे समझाए, यही सोचकर वो वही ठहर गया। उसे लगा कि ये विषय कुछ ज्यादा ही पर्सनल और इंटीमेट है। वो हिचकते हुए उसे ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा था और वो हैरानी से उसे देखती रह गई, क्योंकि आधे अधूरे तरीके से उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये काफी पेचीदा सेक्शन है, राघव ने धीरे से गला साफ करते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूँ, तुम परेशान मत हो बस। वो उसकी इस हिचकिचाहट में अब काफी कुछ समझ चुकी थी। नहीं नहीं, आप टॉपिक बदल दे, कुछ और समझा दे, मैं ये वाला कल अपनी कॉलेज की मैम से ही समझ लूंगी। वो अपना सिर झुकाकर शर्माते हुए लाल होकर बोली थी, तो वो इस वक्त उसे बहुत ज्यादा प्यारी और मासूम लगी। वो मुस्कुराते हुए किताब का पन्ना पलटने लगा। हाँ यार, ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल और एडल्ट हो गया है,
मैं तुम्हें समझा दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेरे सामने शांति से बैठी रह सको। राघव के होठों पर एक गहरी शरारती मुस्कान फैल गई थी और उसकी इस बात का छुपा हुआ मतलब समझते ही सिया भी बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर जैसी लाल हो गई थी। तुम अपनी मैम से ही समझ लेना। कोई और दूसरा टॉपिक देखते हैं। जी, यही बेहतर रहेगा। दोनों ने हंसते हुए उस विषय को तुरंत बदल दिया और फिर बाकी जनरल विषयों पे बात करने लगे, जिससे दोनों के बीच की वो झिझक पूरी तरह कम हो गई थी। ये छोटे छोटे पल उनके बीच की खूबसूरती और बॉन्डिंग को बढ़ा रहे थे, जहां एक दूसरे से बात करते हुए भी कभी शर्म, कभी हिचक, कभी बेपनाह हंसी और कभी एक दूसरे के साथ होने की वो मूक चाहत साफ झलक रही थी। वो एक दिन पुलिस स्टेशन से घर लौट आकर चुपचाप अपने स्टडी रूम में चला गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी साफ झलक रही थी, साथ ही थकान और गहरी उदासी का एक गहरा असर भी दिखाई दे रहा था। सिया जो उसके पीछे पीछे आई थी, पानी का ग्लास हाथ में लेकर कमरे में दाखिल हुई। वो अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठा था। एक हाथ में सुलगती हुई सिगरेट थी और दूसरे हाथ से वो अपना सिर सहला रहा था, जैसे किसी बहुत ही गंभीर और पुरानी समस्या के भंवर में डूबा हुआ हो। राघव, आप ठीक तो है ना? वो उसके पास आकर बेहद नरम और चिंता भरी आवाज में बोली। राघव ने उसे एक पल के लिए नजरअंदाज कर दिया और सिगरेट के धुएं के गुब्बार में अपनी उस मानसिक परेशानी को दबाने की कोशिश करने लगा। राघव, प्लीज पानी पी लीजिए। उसके लहजे में सच्ची चिंता और अपनापन था, लेकिन राघव की इस खामोशी ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। राघव, रात का खाना भी नहीं खाया आपने? सब ठीक तो है ना? उसने फिर से हक से पूछा, लेकिन वो जवाब देने के बजाय बस लगातार सिगरेट पीता रहा, शून्य में घूरता रहा। सिया अपने दिल में उठती हुई बस इतनी अजीब सी बेचैनी के बावजूद पानी का गिलास उसके सामने टेबल पर रखकर वापस कमरे में आकर लौट गई। उसने सोचा कि कुछ देर बाद शायद राघव शांत होगा तो खुद ही आकर बात करेगा। राघव के अंदर छुपी हुई वो पुरानी परेशानी साफ झलक रही थी, जिसे वो इस वक्त किसी से भी साझा नहीं करना चाहता था। वो अंदर ही अंदर एक अजीब से अतीत से संघर्ष कर रहा था और सिया की मासूम मौजूदगी में वो अपनी कोई भी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो लगातार चुप था। इतने लंबे समय के बाद जब उसकी जिंदगी कुछ शांत और खुशनुमा रास्तों पर आने लगी थी कि अचानक फिर से रास्तों में एक गहरा ढलान आ गया था। वो अपना सिर दोनों हाथों में गिराकर स्थिर बैठा हुआ था। वो लगातार कृतिका के बारे में सोच रहा था, जो आज अचानक उनसे मिलने उसके पुलिस स्टेशन आई थी। वो उससे बेहद नफरत करता था, लेकिन फिर भी आज उसने एक पुलिस अफसर होने के नाते संयम का दामन नहीं छोड़ा था। वो टूटी हुई चीजों को और तोड़कर खुद को गुनहगार नहीं बनाना चाहता था। कृतिका के लिए जो सजा थी वो उसकी किस्मत ने उसे पहले ही दे दी थी। वो पूरी तरह से अंदर से खाली और बेसहारा रह गई थी। कृतिका जब आज वापस आई थी तो उसकी हालत पहले से बहुत अलग और दयनीय थी। वो पहले की तरह आत्मविश्वासी, घमंडी और चमकदार नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पे एक गहरा दुख, पछतावा और भाव साफ नजर आ रहा था। वो राघव के केबिन में आकर रुकी थी। राघव, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और शर्मिंदगी थी। उसने आगे बढ़ते हुए राघव की ओर देखा और फिर अपनी नजरें नीचे फर्श पे टिका ली। राघव के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया था। उसने बस उसे अपनी ठंडी कॉप वाली नजरों से देखा और कहा, कहो क्या बात है? वो थोड़ा बेचैन दिख रहा था, क्योंकि वो अब अपनी वर्तमान जिंदगी में सिया के साथ बहुत खुश और सुकून से था और कृतिका की इस अचानक मौजूदगी से अपनी लाइफ में कोई नया तनाव नहीं चाहता था। कृतिका ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, राघव, मुझे पूरा अंदाजा है कि मैंने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने तुम्हें बहुत गहरा दुख दिया, तुम्हें बेकार और बेवजह समझा और तुम्हारी सच्ची भावनाओं को अपने पैरों तले रौंद दिया। मुझे पता है कि मेरी इस घिनौनी गलती की शायद कोई भी माफी नहीं हो सकती, लेकिन दिल से मैं आज तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ राघव। राघव ने
कुछ पल चुप रहकर उसे ठंडे दिमाग से देखा, फिर चेहरे पे कोई भी भाव न लाते हुए उसने पूरी बेरुखी से कहा, कृतिका, तुमने जो कुछ भी किया उसके बारे में मैं अब अपनी लाइफ के इस मोड़ पे कुछ भी कहना या सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ या हो रहा है वो तुम्हारी अपनी चुनी हुई जिंदगी का हिस्सा है, और मैं अपनी जिंदगी में वो सब पूरा कचरा बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। उसने ठंडे लहजे में दो टूक साफ बात की, जैसे वो अपनी जिंदगी के उस काले हिस्से को पूरी तरह डिलीट कर चुका हो। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। वो दिल से चाहती थी कि राघव उसे उसकी इस हालत पर फिर से माफ कर दे और सहारा दे, लेकिन उसका ये सख्त रुख उसे साफ बता रहा था कि वो अब उससे बहुत दूर एक ऊंचे मुकाम पे जा चुका है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी इस माफी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस दिल का बोझ हल्का करने के लिए यही कहना चाहती हूँ कि मुझे सच में अपनी उस हरकत पे बहुत अफसोस है। वो धीरे से पछताते हुए रोते हुए बोली। राघव ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, कृतिका, मैं तुम्हें एक इंसान के नाते माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब मेरी इस नई जिंदगी में तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है। अब तुम्हें मुझसे और मेरी इस जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी भी अब आगे बढ़ चुकी होगी। उसने साफ शब्दों में उसे उसकी औकात और सीमा समझा दी थी। कृतिका की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने इस बार उन्हें रोक लिया। वो दिल ही दिल में अपने किए कर्मों के दुख का सामना कर रही थी। उसने एक आखिरी बार राघव के उस रोबीले चेहरे की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए, तो मैं ये भी कर लूंगी। इसके बाद कृतिका ने अपना सिर झुकाया और धीमे कदमों से पुलिस स्टेशन के उस केबिन से बाहर निकल आई। राघव की जिंदगी में अब अपनी छोटी बहन सिया की मौजूदगी और उसका अधिकार देखकर उसका दिल अंदर से पूरी तरह फट गया था। वो अपनी छोटी बहन और राघव को साथ देखकर अंदर ही अंदर एक गहरी तकलीफ और जलन महसूस कर रही थी कि ये दोनों शायद एक दूसरे के लिए ही बने थे। और फिर उसने इस कड़वी सच्चाई को भारी मन से स्वीकार करते हुए अपनी तकदीर पर अफसोस किया और वहां से हमेशा के लिए आगे बढ़ गई। अब उसके पास पूरी जिंदगी पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। कृतिका की इस अचानक वापसी की खबर घर के नौकरों के जरिए सिया को भी मिल चुकी थी, और ऊपर से राघव की उससे हुई उस बातचीत ने उसे कुछ हद तक पूरी तरह खामोश कर दिया था। वो पहले की तरह अब घर में खुश मिजाज और खुलकर बात करने वाली नहीं रही थी। उसकी नजरें अक्सर राघव के सामने आते ही नीचे झुक जाती थी, और वो ज्यादातर खुद को अपनी मेडिकल की भारी किताबों और कामों में व्यस्त रखती थी। कई दिनों से राघव ये सब कुछ बड़े गौर से देख रहा था, और उसे अच्छी तरह समझ भी आ रहा था कि कृतिका के वापस शहर आने से वो भीतर ही भीतर पूरी तरह असुरक्षित हो गई है, बदल गई है, और उससे एक अजनबी दूरी बनाए रखने लगी है, जबकि वो अब उससे बेहद बेपनाह मोहब्बत करता था। वो उसे इस तरह खुद से रूठा हुआ और दूर नहीं देख सकता था। वो उसे ये साफ बताना चाहता था कि कृतिका के लौट आने से उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो अब भी सिर्फ और सिर्फ उसी को चाहता है और मरते दम तक उसी को चाहता रहेगा। लेकिन शायद वो किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। तुम मेडिकल की इतनी बड़ी स्टूडेंट हो और अपने पति की जज्बात नहीं समझती कि एक मर्द को सबसे ज्यादा क्या चीज सुकून पहुंचाती है। तुम्हें एहसास भी है कि मैं कब से तुम्हारी चाहत के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। उस दिन वो अपने कमरे में टेबल पर पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त थी, जब वो अचानक कमरे में आया था और उसके बिल्कुल पास आकर शरारत से कान में बोला। उसके लहजे में हल्की सी हंसी की झनक थी और आंखों में वही पुरानी मर्दाना चमक थी जो हमेशा सिया को मुस्कुराने पे मजबूर कर देती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी इस चुप्पी और मानसिक उलझन के कारण वो उस समय कोई खास बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। बस उसके चेहरे पर हल्की सी लाली दौड़ गई थी। राघव ने शरारत से उसकी ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, अब तुम्हें अचानक क्या हुआ? तुम तो हमेशा खुश रहती हो। मेडिकल की इतनी मोटी मोटी किताबें की मुश्किलें तुम्हें एक बार में समझ आ जाती है, लेकिन मेरे ये सीधे सीधे जज्बात तुम्हें समझ नहीं आते।
सिया उनकी इन बेबाक बातों और भी ज्यादा शर्मा गई और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पे तैर गई। बस बस, और कुछ मत कहिए, आगे मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में। उसने इनकार करते हुए खुद को उसकी नजरों से बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राघव की वो शरारत भरी मुस्कान ने उसकी चुप्पी को और गहरा कर दिया। राघव ने धीरे से उसके पास आकर उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थामा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सिया कि तुम हमेशा मेरे साथ हर सुख दुख में एक सच्ची पत्नी की तरह खड़ी रही हो, लेकिन कभी कभी तो मेरा थोड़ा सा ख्याल रखा करो। तुम्हारी ये एक छोटी सी मुस्कान भी मेरे इस थके हुए दिल को कितना रोशन कर देती है, और तुम्हारी ये पिछले कुछ दिनों की चुप्पी मुझे कितना परेशान कर देती है। उनकी इन सच्ची बातों पर उसके दिल की धड़कनें सुपर फास्ट स्पीड से तेज हो गई थी और वो शर्माकर अपनी नजरें झुका गई। राघव ने उसकी आंखों में वो पुरानी मुस्कान देखी और उसके बिल्कुल करीब झुककर कहा, इसीलिए मैडम, बेहतर यही है कि तुम हमेशा इसी तरह हंसती बोलती रहा करो, ताकि मैं तुम्हें और बेहतर समझ सकूं। उसके इन शब्दों ने सिया के दिल में प्यार की एक बेहद नरम और पवित्र लहर पैदा कर दी और वो हल्की मुस्कान के साथ फिर अपनी किताबों की तरफ देखने लगी। लेकिन राघव शायद आज किसी और ही रोमांटिक मूड में था। उसने तुरंत वो मोटी किताब उसके हाथ से छीनकर दूर बेड पे फेंक दी और उसे एक झटके में अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। वो शर्माकर उसके चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपा गई। मैं अपनी इस सिया से बहुत प्यार करता हूँ, हमें दुनिया की कोई भी ताकत अब अलग नहीं कर सकती। वो उसके कानों में अपनी भारी आवाज में अमृत का रस घोलता चला गया। सिया की आत्मा अंदर से खुशी के मारे झूम उठी। उसकी बदगुमानी और असुरक्षा के सारे बादल एक झटके में गायब हो गए थे। वो प्यार से उसको होठों को चूमता हुआ फिर से उसमें पूरी तरह खो गया था। सिया के दिल से सारी गलतफहमियां एक पल में ही हमेशा के लिए मिट गई थी। समय पंख लगाकर तेजी से बीतता चला गया और सिया की दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन आखिरकार रंग ले ही आई। मेडिकल की 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक सफल और काबिल डॉक्टर बन गई थी। ये उसके और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने न केवल अपनी शिक्षा पूरी की थी, बल्कि राघव के घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने उस बचपन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक लंबा संघर्ष भी किया था। वेद प्रकाश जी, उसकी माँ सावित्री जी, राघव की माँ सुनीता जी और उसके पापा राजेश जी सभी उसकी इस सफलता से फूले नहीं समा रहे थे, बहुत खुश थे। सिया की इस सफलता ने राघव के साथ उसके वैवाहिक रिश्ते को और भी ज्यादा मैच्योर और मजबूत कर दिया था। दोनों के बीच जो प्रेम था वो दिन ब दिन और गहरा होता चला जा रहा था। सिया की इस बड़ी सफलता को राघव हमेशा पूरे दिल से सराहता था और वो उसकी इस मेहनत पर समाज में गर्व महसूस करता था। तुम्हारी ये सफलता मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी का कारण है सिया। तुमने अपने सपनों को हकीकत में बदला और ये सब तुम्हारी अटूट मेहनत का परिणाम है। वो बेहद खुश था। राघव, आपका ये अटूट साथ और आपका ये सच्चा प्यार ही वो ताकत है जिसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप हमेशा मेरे साथ एक ढाल की तरह थे और आपकी मदद ने ही मुझे हर मुश्किल में हिम्मत दी है। वो मुस्कुराकर बोली थी, जो उसके लिए एक छायादार बरगद के पेड़ जैसा मजबूत सहारा साबित हुआ था। तुम्हारी सफलता मेरे लिए सब कुछ थी सिया। तुमने हमेशा मुझे अपने प्यार और सम्मान से नवाजा है और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये रिश्ता हमेशा इसी तरह मजबूत और कायम रहे। हमने जो दिल का रिश्ता बनाया है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं टूटेगा राघव। आपका साथ मेरी जिंदगी का ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे कीमती तोहफा है और मैं हमेशा हमेशा आपके साथ परछाई बनकर रहूंगी। वो भी प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ सिया। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दोनों का रिश्ता और अब भी ज्यादा मजबूत हो गया था और जिंदगी का हर एक पल नई उम्मीदों और प्यार के साथ बीत रहा था। सिया की सफलता ने न केवल उसकी अपनी जिंदगी बदली थी, बल्कि उसके और राघव के बीच की प्यार को भी एक नई और पवित्र ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। कुछ साल के बाद सिया और राघव की जिंदगी में खुशियों का एक और नया और हसीन अध्याय शुरू हुआ, जब सिया के यहाँ 2 जुड़वा सुंदर बेटे पैदा हुए। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ थे और अपने माता पिता की तरह बेहद सुंदर और तेजस्वी थे, और उनके इन
आगमन ने सिया और राघव की पूरी जिंदगी को और भी ज्यादा खुशियों और बरबराहट में भर दिया था। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और तुरंत ही गांव में रहने वाले घर वालों को ये खुशखबरी फोन पर दे दी गई थी। सिया और राघव के माता पिता, सारे रिश्तेदार, दोस्त और करीबी लोग सभी उनके शहर वाले घर में आकर उन्हें बधाई देने लगे। सब लोगों ने बच्चे की खुशी और प्यार में शामिल होकर उनकी खुशियों को चौगुना कर दिया था। ये तुम्हारे धैर्य, त्याग और सच्चे प्यार का फल है मेरी बेटी, और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल है। सावित्री जी ने अपनी छोटी बेटी का माथा चूमकर रोते हुए कहा था और वो हल्के से मुस्कुरा दी। ये संतान तुम दोनों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और भगवान ने चाहा तो ये हमेशा तुम्हारी जिंदगी में इसी तरह खुशियां बिखेरती रहेंगी। राजेश जी ने भी अपने दोनों पोतों को गोद में उठाकर बहुत खुशी मनाई थी। पूरे घर में खुशियों का एक उत्सव जैसा माहौल था। हर तरफ हंसी, पकवानों की खुशबू और प्यार का एक समंदर हिलोरी ले रहा था। सिया और राघव के लिए दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया था, जब उनकी जिंदगी के बाग में दो छोटे छोटे नन्हे फूल खिले थे और उन्होंने अपनी खुशबू से उनकी पूरी दुनिया को और भी सुंदर और मुकम्मल बना दिया था। सच कहते हैं दोस्तों, जब सच्चा प्यार और रूहानी हो तो उम्र की सीमा नहीं देखी जाती। जीवन साथी हमेशा उम्र में कितना बड़ा हो या कितना छोटा है, इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बस दिल में आपस में सच्चे मन से मिलने चाहिए। जब मोहब्बत सच्ची हो तो उम्र का ये फासला कोई मायने नहीं रखता। दिल जब दिल से मिल जाए तो जमाना भी कुछ भी नहीं कर पाता है। न सालों की गिनती रहती है और ना ही उम्र का कोई हिसाब किताब। बस एक दूसरे की रूह में पूरी तरह बस जाने का एक खास एहसास होता है। इश्क हमेशा वहां पे परवान चढ़ता है जहां आपसी समझ, सम्मान और एहसास हो, और हर दूरी खुद ब खुद उस सच्ची मोहब्बत के आगे घुटने टेक देती है, छोटी हो जाती है। लोग कहते रह जाते हैं कि दोनों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा है, पर दिल मुस्कुराकर कहता है कि मेरा सुकून तो बस उसी की मजबूती बाहों में समाया है। ना उम्र कभी रुकावट बनती है और ना ही दुनिया की कड़वी बातें कोई असर करती है। सच्चे दिलों की धड़कनें हर रूढ़िवादी हद को पार कर देती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उम्र सिर्फ एक बेमतलब का लफ्ज बन जाता है और हर रिश्ता इसकी पाकीज़गी में खो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर देना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।